हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा जो 10th चैप्टर चल रहा है विद्रोही और राज, जो कि है हमारा 1857 का जो संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे इसका दमन किस तरह से होता है और उसके बाद क्या क्या बदलाव भारत के अंदर आते हैं। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेज को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब ये था कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, सज़ा-ए मौत। और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे क्रांति का जो मैप है कि प्रमुख केंद्र कहाँ से कहाँ तक फैले और अंग्रेजों ने कहाँ से दमन शुरू किया। यहाँ से देखिए अंग्रेज आते हैं, इधर कलकत्ता से बढ़ते हैं इलाहाबाद की ओर, कानपुर और आगरा और दिल्ली की तरफ, और इधर लाहौर से बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, और इधर दक्कन साइड से बढ़ते हैं ग्वालियर और झांसी की तरफ, और एक टुकड़ी इधर बढ़ती है बनारस और आजमगढ़ यूपी की तरफ। तो इस तरह से यहाँ विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र हैं और विद्रोहियों पर ब्रिटिश हमलों के मार्गों को यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्रिटिश लोगों की टुकड़ियाँ किस दिशा से आई और कहाँ कहाँ उन्होंने हमले किए। फिर देखते हैं इन नए कानूनों, विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेज़ों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह ये थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे और गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था और आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है, यानी जन जन के अंदर क्रांति भरी हुई थी। उदाहरण के लिए अवध में फॉरसिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी और इस इलाके की लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में इनको ले पाए। यहाँ पे हमें दिल्ली रिज पर स्थित एक मस्जिद फेलिस बिएतो द्वारा लिए गए ये चित्र है 1857-58 का। 57 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने तबाही और ध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। ये देखिए, ये यहाँ पे हमें दिल्ली की जो एक मस्जिद है उसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। किस तरह से सुनसान और सब कुछ तबाह, चारों तरफ सिकंदराबाग जो है यहाँ पे चित्रकार फेलिस बिएतो का द्वारा ही लिया गया है 1858 का। यहाँ पे हमें एक ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंग बाग यानी प्लेजर गार्डन के खंडरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इनकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंप बेल के नेतृत्व में ब्रिटिश अंग्रेजों ने सैनिकों ने मार डाला था और अहाते में पड़े नर कंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के अंदर ये सिकंदराबाग है जो नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था और यहाँ पे
कभी बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, और आज देखिए जब क्रांति को कुचलने के बाद यहाँ पे कोरे नर कंकाल बिखरे हुए पड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये बताते हैं कि ये क्रांति से क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा तो बस अंग्रेजों का मानना था। असल में माने तो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कहीं ना कहीं जो है हर आम आदमी के भीतर स्वतंत्रता की एक उम्मीद जाग उठी थी। बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया, और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। और जिन जमींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो उनके वफादार बने रहे, अंग्रेज़ों ने उन्हें काफ़ी इनाम वगैरह दिए, उनकी जागीरें दी। और जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके साथ तो क्या ही क्या, हमें पता ही है। विद्रोह की छवियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे थे। ये तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यूरो की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन तथा विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था, और ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का महत्वपूर्ण एक रिकॉर्ड रही हैं, और इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेज़ों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज़ नायकों का गुणगान किया गया है। यानी अंग्रेज़ जो बनाएंगे उसमें तो वो खुद का और जिन्होंने उनका साथ दिया उन्हीं का गुणगान करेंगे। तो 1859 में जो थॉमस जॉन्स पॉर्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ की राहत, जब उन्होंने लखनऊ को जीत लिया, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। और ये काफ़ी फेमस चित्र है इस क्रांति की सीरीज़ का। ये देखिए, यहाँ पे रिलीफ ऑफ लखनऊ दिखाया गया है। ये यहाँ पे घोड़े पे सवार अंग्रेज सैनिक, और यहाँ पे इन्होंने क्रांतिकारियों को किस तरह से दबोचा हुआ, गिरा हुआ और हारा हुआ दिखा रहे हैं। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार थॉमस जॉन्स बारकर, 1859। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ की कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहाँ पहुँचे, जिसको हम आउट्रम भी कहते हैं कभी। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। यानी जब आउट्रम और हैवलॉक वहाँ पे आए 25 सितंबर को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, 25 सितंबर को वहाँ पे इंग्लिश के उधर आए। उससे पहले लॉरेंस मर चुका था। तो जब ये आए तो अंग्रेज़ों में एक जोश सा जागा और ब्रिटिश टुकड़ियों को इन्होंने नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल, ये बहुत खतरनाक इंसान था। इसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तबाही करी सैनिकों की, जो हमारे भारतीय सैनिक थे, विद्रोहियों को बहुत ज़्यादा इसने
ये भारी तादाद में सेना लेकर वहाँ पहुँचता है और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। जो सेना घिर चुकी थी विद्रोही, उससे छुड़ाया। और अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी की उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी ये बन जाती है यहाँ पे कैंपबेल के नेतृत्व में। बारकर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती हुई दिखती है। हमें जो बीच में दिखता है ना, वो कैंपबेल जो कैनवस के मध्य में घोड़े पे बैठा हुआ था ना, वो कैंपबेल, आउट्रम और हैवलक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। फिर से देखते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए, ये हो सकता है, ये कैंपबेल और हैवलॉक और आउट्रम ये हो सकते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे इस कैंपबेल की वजह से ये लोग जीत जाते हैं। और इन 3 ब्रिटिश नायकों, इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े जहाँ काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछला हिस्सा उस तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े जो शव और घायल हैं वो इस घेरेबंदी के दौरान हुई मार काट की गवाही देते हैं। और जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। और इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था और इन चित्रों से उन्हें ये लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है और फाइनली अंग्रेज जीत चुके हैं। फिर देखते हैं अंग्रेज, औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावना और सोच को तय करती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी और अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निस्सहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। अब जिस तरह से आज की डेट में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत के हिंदू हमारी सरकार से किस तरह से प्रतिशोध लेने की बात करती है, सरकार से आग्रह करती है, प्रदर्शन करती है कि वहाँ के हिंदुओं को बचाओ, सुरक्षा दो, उन्हें यहाँ लाओ, पनाह दो, कुछ तो कुछ करो। उसी तरह से जब यहाँ के फ़ोटो ब्रिटेन में जाते थे तो वहाँ के लोग अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते थे और कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम एक चित्र बनाया जिसका हिंदी अनुवाद स्मृति में इन मेमोरियम में बनाया है। और इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हुए लाचार और मासूम और एक भयानक घड़ी की आशंका में दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये कितना मतलब भावनाओं से भरा हुआ एक खतरनाक कुछ घटने होने वाला हो ऐसी आशंका वाला ये चित्र यहाँ पे दिखाई देता है इन मेमोरियम। और जब ऐसे चित्र अंग्रेज़ी जनता देखती थी, ब्रिटिश लोग देखते थे ब्रिटेन के अंदर, तो वो सोचते थे कि हमारे जो यहाँ से लोग गए हुए बेचारे वो तो व्यापार करने गए, पैसा कमाने गए और वहाँ के लोग उनके साथ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। हकीकत उनको नहीं पता कि वो वहाँ कर क्या रहे थे। तो ये जोसेफ नोएल द्वारा बनाया गया चित्र है 1859 का। और यहाँ पे देखिए ये बच्चा और ये छोटी छोटी बच्चियाँ और ये औरतें और ये किस तरह से भयानक रूप से डरी हुई, घबराई हुई और इस तरह से दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं एक नेक्स्ट जो अगला चित्र है, ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे कानपुर में सिपाहियों से रक्षा करती मिस व्हीलर, ये एक ब्रिटिश औरत है मिस व्हीलर, और ये क्या करती है बंदूक से क्रांतिकारियों पे हमला करती है। और ये यहाँ पे थोड़ी बहादुराना तस्वीर दिखाई देती है और ऐसी तस्वीरें अंग्रेज़ों के अंदर जोश भरती थी। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा तो नहीं दिखती है, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा कर रही है, यानी एक फीलिंग सी आती है उस चित्र को देखकर, दर्शक की कल्पना को झिझोड़ती है। यानी उस चित्र को देख के दर्शक कुछ भी सोच सकता है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है।
हालांकि वे चित्र में अदृश्य है, लेकिन फिर भी उस चित्र को देखते ही सीधा ऐसे याद आता कि वहाँ के विद्रोही काफ़ी हिंसक और बर्बर है और इसीलिए ये औरतें डरी हुई है। न उनको दिखा के भी बहुत सारे उन्होंने जाहिर कर दिए। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। हमें यहाँ पे इस चित्र में पृष्ठभूमि कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये देखिए, ये पीछे की तरफ जो पृष्ठभूमि में यहाँ पे ब्रिटिश सैनिक और टुकड़ियाँ हैं जो रक्षा करने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही हूँ, इस तरीके से दिखाया गया। बहुत ही गहन इन चित्रों को बनाया जाता था, बहुत ही बारीकी से, छोटे छोटे जो हम इनको ध्यान से नहीं देख पाते। और कुछ अन्य रेखा चित्रों में, पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग ही तेवर में दिखाई देती है। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है और उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता है। इनमें मिस व्हीलर मध्य में कैसे दृढ़तापूर्वक खड़ी है, जो अभी हमने देखा, और अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी ब्रिटिश विद्रोही हैं भारत के, उनको दानवों के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए और अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत की संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया है। यह ईसाईयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। ये देखिए कितना मतलब गहन चित्र इसने दर्शाया है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो औरत है अपने धर्म की, अपनी इज्जत की रक्षा कर रही है। यहाँ पे जो आपको दिख रही है पुस्तक, ये बाइबल है और ये यहाँ पे इसके लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पे और ज़्यादा खतरनाक, ये जो जस्टिस है, न्याय, ये इस चित्र का नाम है और ये पंच द्वारा बनाया गया है 12 सितंबर 1857 का। और पट्टी जो इसके नीचे लिखा है, ये पट्टी के नीचे जस्टिस लिखा है जो हमें दिख रहा है, लेकिन जस्टिस के नीचे जो लिखा है वो हमें नहीं दिख रहा बारीक बारीक। ये लिखा है कि कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है। यानी ये एक न्यूज़ यहाँ पे छाप रहा है और ये कह रहा है कि अब हमें न्याय चाहिए, और इसको न्याय की देवी के रूप में बताया है, ब्रिटिश न्याय की देवी। और ये बोल रही है कि ये न्याय इस तरह से होना चाहिए इन सब विद्रोहियों को मार के, ऐसा ये यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं। फिर प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिनमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजिमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। और ऐसी ही एक तस्वीर जो हमें अभी यहाँ न्याय की एक स्त्री जो रूपात्मक रूप में दिखाई गई, इसमें दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए चित्र में नीचे पट्टी पर लिखा है कि बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। यहाँ पे टाइगर को बंगाली विद्रोही, और ये औरत है जो ब्रिटिश औरत के ऊपर ये विद्रोही दबोच रहे, और ये ब्रिटिश को शेर के रूप में दिखाया गया है कि ये शेर आके किस तरह से इसकी रक्षा करता है टाइगर को मार के। और इसके नीचे देखिए ब्रिटिश लॉयंस वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर, जिसके हाथ में एक तलवार, यानी जो अभी हमने ऊपर स्त्री देखी न्याय की देवी, उसके हाथ में एक तलवार और दूसरे में ढाल है और उसकी मुद्रा आक्रामक है। ये जो पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिए होते हैं ना टुकड़ों टुकड़ों में, ये पढ़ने का मज़ा बिगाड़ देती है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की ज़रूरत पर जोर दे रहे थे। हाँ, यहाँ पे हम काफ़ी पीछे आ गए हैं गलती से, फिर से वहीं जाते हैं जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। हाँ, तो यहाँ पे थे, ये देखिए इस तरह की तस्वीरें ब्रिटिश और लंदन के पेपरों में छपती थी। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड,
तोप से उड़ाते हुए। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857। यहाँ पे मृत्यु दंड का जो दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन यहाँ पे किया गया है। वर्दियों में सजे हुए घुड़सवार, सैनिक, सिपाही, जो भी ब्रिटिश लोग हैं, ये सब इन विद्रोहियों पे हावी दिखता है और उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और वे विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। ये देखिए, अगर हम इसको गौर से देखें चित्र को, तो ये देखिए, ये सारे विद्रोही यहाँ पे बांध के लाए हुए सैनिक यहाँ पे खड़े हैं और ये जो बीच में यहाँ पे आपको लगाए हुए दिख रहे हैं ना, ये तोपों के आगे विद्रोहियों को बांधा हुआ है और अब इनको तोपों से उड़ाया जाएगा, बंदूकों से उड़ाया जाएगा, ताकि जो देख रहे हैं उनके जो जहन में भय की लहर दौड़ जाए और वो आगे से विद्रोह न करने की ठान लें। और इस तरीके से ये चित्र, ये देखिए, यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इनको ऊपर लटका दिया गया है और ये सभी सैनिक इनको देख रहे हैं। वही चित्र एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया गया। कहाँ दिया गया? पेशावर में। ये भी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर का ही है। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए, चारों तरफ तोपें तैनात हैं। ये देखिए, 4-4 की 3 पंक्तियों में 12 विद्रोही है और सामान्य दंड का दृश्य नहीं है ये दहशत का प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग और लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सज़ा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है और इसका खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी था ताकि ये विद्रोहियों को डरा सके। ये देखिए, सबसे मुझे इस क्रांति का खतरनाक जो चित्र लगता है ना, द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। कैनिंग देखो किस तरह से दया दिखा रहा है, कमीना कैनिंग। 24 अक्टूबर 1857। नीचे की पट्टी गवर्नर जनरल, नीचे पट्टी पे लिखा हुआ ये यहाँ पे बता रहे हैं अनुवाद करके, बिल्कुल सही। और फिर वे उस घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। यानी गवर्नर जनरल यहाँ पे क्रांति के समय कौन होता है? कैनिंग, ये तो हम सबको पता है। और कैनिंग नीचे ये लिखवाता है कि हम तुमको, यानी विद्रोहियों को जैसे पीछे तोपों पे उड़ाया गया था, हम तुमको बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बच्चा, इसके सिर पे हाथ रख के बोल रहे हैं, बशर्ते तुम एक जो है अच्छा सिपाही बनने का वादा करो, तुम हमारा वफादार बनने का वादा करो। और यहाँ पे विद्रोही के हाथ में जो तलवार है वो खून से, इनके जो बूंदें गिर रही हैं, खून से सनी हुई तलवार लेके विद्रोही खड़ा है और कैनिंग उसको आश्वासन दे रहा है कि बच्चा हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमारे वफादार बन जाओ। और ये ऐसी तस्वीरें हैं ताकि लोगों के मन में ये दहशत पैदा कर सके कि अगर तुम विद्रोह करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दहशत का प्रदर्शन हो रहा है। प्रतिरोध और सबक सिखाने की चाह में इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया था और उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया या फिर फांसी पे लटका दिया गया। और इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नरम सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। और जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। ये जो चित्र है ना, ये कैनिंग का मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया है। हास्यपरक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया है और उसका एक हाथ सिपाही के सिर पे है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए और दोनों से खून टपक रहा है, जैसा कि हमने देखा। और यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आ रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, फिल्में बन चुकी थी, पोस्टर बन चुके थे। फिल्मों और पोस्टरों ने रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित किया। झांसी की रानी, ये यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेज भी इनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए थे और पूरी क्रांति का जो एकमात्र मर्द है
वो इनको बताया है अंग्रेजों ने। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। यानी 20वीं सदी में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए 1905 के बाद में, और इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी, और इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रस और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। और देश के विभिन्न भागों में सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए जो है बच्चे बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी मर्दानी। तो लोक कवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक ये बनता है। और इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे, वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी और उनकी नकलों को खरीदकर अपने घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंब नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिससे हमारे देश के स्वतंत्रता की जो है लड़ाई शुरू होती है हमारे देश के अंदर। यहाँ पे इस चैप्टर की काल रेखा दी गई है, जो इस चैप्टर का सारांश के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। 1801 में अवध में वेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की जाती है, जो क्रांति की जड़ हम इसको कह सकते हैं। वेलजली ने जो संधि लागू की थी और 1801 में ये अवध में लागू करता है। 1856 के अंदर अवध का अधिग्रहण ही कर लेता है, नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है। और 56-57 के अंदर एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू कर देते हैं अवध में। और 10 मई मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू होता है। 11 और 12 मई दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह होता है। बहादुर शाह को नेता स्वीकार करते हैं 11 और 12 मई को। 20 से 27 मई अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा में विद्रोह होते हैं। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह होता है। और मई जून में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है, यानी जहाँ जहाँ पे सुनाई देता है विद्रोह हो चुका है वहाँ के लोग ही विद्रोह कर देते हैं। मई से हम पहुँच गए जून, और 30 जून को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और 25 सितंबर जो हमने पीछे अभी देखा, हैवलॉक और आउटरम के नेतृत्व में जो अंग्रेज़ों की टुकड़ियाँ हैं ये लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। और उसके बाद आता है कैंपबेल। अब आता है 1858 और जून में हो जाती हैं बहादुर रानी झांसी शहीद, और जुलाई इसमें शाहमल शहीद हो जाते हैं। तो ये हम याद रखेंगे, एक छोटी सी काल रेखा। यहाँ पे विद्रोहियों के चेहरे हमें दर्शाए गए, किस तरह से मतलब इनके अंदर जोश, उत्तेजना, बदले की भावना, ये सारे भाव इन चित्रों में दिखाए गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और 1857 की क्रांति की यादें और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के हिसाब से। तो फिर इसको आप बार बार पढ़िएगा, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो पैराग्राफ्स के क्वेश्चन बनते हैं आजकल, जो पैटर्न चल रहा है एज इट इज़ क्वेश्चन बन रहे हैं एनसीईआरटी से एक एक शब्द से,
उसमें मदद मिलेगी आपको। और इसी के साथ हम MCQ सीरीज़ भी जारी रख ही रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इसके बाद सीधा राष्ट्रीय आंदोलन ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह। नमस्कार।